Hello everyone, this is Smriti Priya, an academic counselor of careermark.com. Welcome to our YouTube channel of Career Mark. आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एमसीसी राउंड 3 में अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है विथ मार्क्स। दूसरा ये बात करेंगे कि एमसीसी राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं बच्चों को जिन्हें सीट मिली है और जिन्हें सीट नहीं भी मिली है, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को दोनों को कैसे आपको मैनेज करना है और उन दोनों की डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं राउंड 3 की। तो जनरल में राउंड 3 में आपकी रैंक गई है 24842 और क्लोजिंग मार्क्स है 652। ओबीसी की कट ऑफ है 24982 और मार्क्स है 652। ईडब्ल्यूएस की है 28702 और मार्क्स है 647। एससी है 122872 और मार्क्स है 553। एसटी की है 166849 और मार्क्स है 527। तो ये थी हमारी रैंक और मार्क्स राउंड 3 की। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो अलॉटमेंट लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है? तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो अलॉटमेंट लेटर में आपको एक नोडल ऑफिसर की नंबर प्रोवाइड की गई होगी। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता है जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में उन्होंने काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्हें ये चीज पता है। लेकिन जिन बच्चों को राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट पहली बार हुई है, तो ये नोडल ऑफिसर कॉलेज के ही प्रोफेसर होते हैं या फिर कोई क्लर्क होते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉल नहीं लग पाता है। तो वहीं पे कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप उस नोडल ऑफिसर के नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और फीस लेकर आपको कॉलेज जाना है। आपको अगर नहीं समझ आए तो आप फिर से नोडल ऑफिसर को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। डीडी मस्ट है या फिर ऑनलाइन भी आप अपनी फीस जमा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर आपको कॉलेज जाना है टिल 19th ऑफ अक्टूबर। 19th ऑफ अक्टूबर को जाके आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेनी है और आपको फिजिकली ही जाना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। और थर्ड राउंड से स्ट्रे राउंड में जाने के लिए कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होती है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन चूज किया था, तो उन्हें पहले राउंड 2 की कॉलेज में जाकर सारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स वापस लाने हैं। फिर वो राउंड 3 वाली अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोसेस। और अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पे, ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो वो आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो वो रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 3 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो आप रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं उस सीट के लिए। और साथ ही साथ आप आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो एमसीसी की काउंसलिंग हो या फिर वो स्टेट की काउंसलिंग हो, आप दोनों में से किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। थर्ड में ये बात आती है कि आपको राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट तो हो चुकी है, लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन आप वहां ज्वाइन नहीं करते हो, फिर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो स्ट्रे राउंड में। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हो कॉलेज, लेकिन उसके बाद भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो स्ट्रे राउंड में और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। नंबर 4 पे अगर बात करें,
जिन बच्चों को अभी तक राउंड 1, 2, 3 किसी भी राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, वैसे बच्चे स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप MCC और स्टेट काउंसलिंग दोनों की स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिन्हें अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को मैनेज कैसे करना है एक साथ। मतलब वैसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया है और स्टेट काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट किया है, वैसे बच्चे इन दोनों को कैसे मैनेज करें। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग की रिजल्ट 11th और 12th अक्टूबर को आ चुकी है और स्टेट काउंसलिंग की रिजल्ट आपकी 18th ऑफ अक्टूबर को आएंगी। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें ज्वाइनिंग की डेट देखनी पड़ेगी। तो ज्वाइनिंग की डेट है ऑल इंडिया काउंसलिंग की 14 to 19 ऑफ अक्टूबर और वहीं स्टेट काउंसलिंग की ज्वाइनिंग की डेट होगी 18 या 19। ये रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। टिल 23 ऑफ अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो अगर आपकी 18 ऑफ अक्टूबर को रिजल्ट आ जाती है स्टेट काउंसलिंग की, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर आपको यहाँ एक दिन मिल जाएगा। आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना है या आपको स्टेट कोटा से जाना है। तो अगर आपकी 18 को रिजल्ट आ जाती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं, अगर 19 को भी आती है तो आप 19 को चेक करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टेट में जाना है या ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना है। तो इस तरह आप डेट्स को मिला के मैनेज कर सकते हो कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ की कॉलेज जाकर आपको ज्वाइन करनी है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे YouTube चैनल कैरियर मार्ग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कैरियर मार्ग विशेस ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स।